नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस आदर्श विद्या निकेतन की यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी का नेक्स्ट पोर्शन पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर का। वो है हमारे उत्परिवर्तन के बारे में। ठीक है, कि उत्परिवर्तन होता क्या है, इसको पहले जानेंगे कि उत्परिवर्तन क्या होता है, ये क्यों लाभदायक है, इसके द्वारा फसलों में किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, परिवर्तन मतलब म्यूटेशन। क्या होता है? म्यूटेशन। अब देखो, उत्परिवर्तन मतलब होता है आपके कि जो भी न्यूक्लियोटाइड सार होते हैं उसमें अचानक होने वाले परिवर्तन, वो क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन कहलाते हैं। या फिर इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों में क्या होते हैं आपके डीएनए पर उपस्थित क्या होते हैं? जीन। इन जीनों में होने वाला परिवर्तन वो कैसा? आकस्मिक होना चाहिए, अचानक होने वाले परिवर्तन या वंशानुगत परिवर्तन। यहाँ पे लिख सकते हैं हम आकस्मिक, किसी भी जीव के, किसी भी जीव के जीन में, किसी भी जीव के जीन में, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं लक्षणों में, लक्षणों में आकस्मिक। आकस्मिक मतलब होता है अचानक। क्या होता है? अचानक। आकस्मिक व वंशानुगत परिवर्तन। कौन से परिवर्तन? वंशानुगत परिवर्तन। वंशानुगत परिवर्तन क्या कहलाते हैं आपके? उत्परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन। ठीक है, यहाँ पे इस उत्परिवर्तन को ध्यान रखना। म्यूटेशन क्या होता है कि किसी भी जीव के जीन में या लक्षणों में आकस्मिक मतलब अचानक, व वंशानुगत मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहते हैं, वो परिवर्तन आपके क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन कहलाते हैं। अब ध्यान रखना, जो उत्परिवर्तन की इकाई होती है उससे कहते हैं म्यूटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटॉन। म्यूटेशन से बना आपके म्यूटॉन। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि उत्परिवर्तन की इकाई, उत्परिवर्तन की इकाई क्या होती है आपके? म्यूटॉन होती है। क्या होती है? म्यूटॉन। म्यूटॉन। उत्परिवर्तन की इकाई क्या होती है? म्यूटॉन होती है। ठीक है, अब देखो उत्परिवर्तन के बारे में सबसे पहले जो वैज्ञानिक बताया था वो बताया था आपके ह्यूगो डी व्रीज ने बताया था। किसने बताया था? ह्यूगो डी व्रीज ने बताया था उत्परिवर्तन शब्द के बारे में। या उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया? तो यहाँ पे ध्यान रखना, ह्यूगो डी व्रीज ने बताया था। किसने बताया था? ह्यूगो डी व्रीज ने बताया था। किसने बताया था? ह्यूगो डी व्रीज ने बताया था। ठीक है, अब ह्यूगो डी व्रीज ने एक पादप पर प्रयोग किया था। उस पादप का नाम है आपके इवनिंग प्रिमरोज, या जिसे आर्निथोरा लेमार्कियाना पादप भी कह सकते हैं। अगर पूछे कि कौन से पादप पर प्रयोग किया, तो पादप का नाम ध्यान रखना यहाँ पे इवनिंग प्रिमरोज। इवनिंग प्रिमरोज मतलब जो शाम के समय, या मतलब शाम, इवनिंग मतलब क्या होता है? शाम, शाम के समय खिलने वाले, जिसमें पुष्प शाम के समय खिलते हैं, वो क्या होता है? इवनिंग प्रिमरोज। ठीक है, इवनिंग प्रिमरोज है पादप का नाम। या जिसे हम क्या कह सकते हैं? ऑर्निथोरा, ऑर्निथोरा लेमार्कियाना। क्या कह सकते हैं? ऑर्निथोरा लेमार्कियाना, लेमार्कियाना। ये ध्यान में रखना, ये इस पादप पर इसने प्रयोग किए थे। किसने प्रयोग किए थे? ह्यूगो डी व्रीज ने। ठीक है, और इसमें देखा कि अचानक जो भी इसमें जीन में परिवर्तन हो रहे थे, उस जीन के परिवर्तन के कारण इसमें कुछ लक्षण अलग उत्पन्न हो गए थे। ठीक है, अब देखो बात करते हैं यहाँ पे कि जो उत्परिवर्तन होते हैं, उत्परिवर्तन यहाँ पे ध्यान रखना, ये लाभदायक भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? लाभदायक भी हो सकते हैं या हानिकारक भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? हानिकारक भी हो सकते हैं। पर ध्यान रखना, जो अधिकतर उत्परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं? हानिकारक होते हैं। कैसे होते हैं? हानिकारक। ये हम मानव में भी पढ़ते हैं उत्परिवर्तन, और यहाँ पे हम फसलों में भी पढ़ेंगे उत्परिवर्तन के बारे में। ठीक है, मानव में जो भी उत्परिवर्तन होते हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं वो हानिकारक होते हैं, जबकि पादप में क्या होता है, जो आपके उत्परिवर्तन होते हैं वो लाभदायक होते हैं ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, एक नए वातावरण में अनुकूलित होने की क्षमता बना लेते हैं अपने अंदर, और रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उत्परिवर्तन के बारे में ये हो गई, इतनी डिटेल से ध्यान में रखना कि लाभदायक भी हो सकते हैं और हानिकारक भी हो सकते हैं। और ध्यान में रखना इसमें कि जो उत्परिवर्तन होते हैं, ये उत्परिवर्तन वंशानुगत होते हैं। कैसे होते हैं? वंशानुगत मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि उत्परिवर्तन एक दिशीय होता है। कैसे होता है? उत्परिवर्तन
एक दिशीय होता है। एक दिशीय का मतलब ये है, यहाँ पे मान लो ये मेरे पास एक यहाँ पे कोई भी पौधा है, ठीक है। अगर इसमें कोई भी आपके सार युग्म में या कोई उत्परिवर्तन हो गया, कोई लक्षण या जीन में क्या हो गया परिवर्तन, तो वो जीन में परिवर्तन ही रहेगा वापस। ऐसा नहीं कि वो ठीक हो गया वापस उसके जीन में जो परिवर्तन था वो वापस सेम हो गया, नॉर्मल हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो एक दिशा रहेगा, मतलब उत्परिवर्तन एक बार हो गया तो उत्परिवर्तन ही रहेगा, वापस वो नॉर्मल अवस्था में नहीं आ सकता। इस बात को ध्यान रखना कि उत्परिवर्तन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एक दिशा होते हैं, हमेशा एक ही दिशा में चलते हैं। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान में रखना। अब देखो जो उत्परिवर्तन होते हैं, यहाँ पे उत्परिवर्तन आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। उत्परिवर्तन के प्रकार, म्यूटेशन के प्रकार, टाइप ऑफ म्यूटेशन, उत्परिवर्तन के प्रकार। अब देखो यहाँ पे उत्परिवर्तन होते हैं, ये आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, जिसमें से फर्स्ट नंबर है वो फर्स्ट नंबर आपके स्वतः उत्परिवर्तन। क्या होता है? स्वतः उत्परिवर्तन, ठीक है। और जो सेकंड नंबर होता है वो होता है आपके प्रेरित उत्परिवर्तन। कौन सा होता है? प्रेरित उत्परिवर्तन। तो यहाँ पे आपके उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो कौन सा? स्वतः उत्परिवर्तन, एक होता है आपके प्रेरित उत्परिवर्तन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो स्वतः उत्परिवर्तन है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि स्वतः उत्परिवर्तन होता क्या है? तो इसमें ध्यान रखना कि वह उत्परिवर्तन जो अपने आप ही हो, कोई भी क्रिया नहीं करवाई जाती, अपने आप ही प्राकृतिक हो, ठीक है। तो ऐसा उत्परिवर्तन क्या कहलाता है? आपके स्वतः उत्परिवर्तन। कैसा कहलाता है? स्वतः उत्परिवर्तन। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? ऐसा उत्परिवर्तन जो अपने आप ही हो, अपने आप ही हो, वो उत्परिवर्तन कैसा कहलाता है? आपके स्वतः उत्परिवर्तन कहलाता है। इसके अलावा जो प्रेरित उत्परिवर्तन है, प्रेरित मतलब किसी के द्वारा प्रेरित किया जाता है। किसके द्वारा प्रेरित किया जाता है? या तो आपको भौतिक या रासायनिक क्रियाओं के द्वारा। किसके द्वारा? या तो भौतिक कारक, या तो किसके द्वारा? भौतिक कारक, या फिर रासायनिक कारक। रासायनिक कारक, केमिकल फैक्टर, रासायनिक कारक के द्वारा, रासायनिक कारक के द्वारा प्रेरित किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रेरित, रासायनिक कारक के द्वारा प्रेरित किया जाता है। वो उत्परिवर्तन आपका कौन सा कहलाता है? प्रेरित उत्परिवर्तन कहलाता है। कौन सा कहलाता है? प्रेरित उत्परिवर्तन कहलाता है। बात क्लियर है यहाँ पे? देखो स्वतः मतलब स्वयं, मतलब अपने आप ही। देखो नाम आ रहा है यहाँ पे स्वतः, तो स्वतः को आपके यहाँ से इस प्रकार ध्यान में रखना है कि स्वतः मतलब जो अपने आप ही हो, प्राकृतिक रूप से, उस पर कोई भी बाह्य क्रियाओं के द्वारा उसमें उत्परिवर्तन नहीं किया जाता है। जबकि जो प्रेरित उत्परिवर्तन होता है, इससे ये ध्यान में रखना है यहाँ पे कि प्रेरित मतलब किसके द्वारा प्रेरित किया जाता है? भौतिक या रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उसको प्रेरित किया जाता है। वो उत्परिवर्तन कौन सा कहलाता है? आपके प्रेरित उत्परिवर्तन कहलाता है। अब देखो यहाँ पे जो उत्परिवर्तन प्रेरित किसके द्वारा होता है? एक तो भौतिक कारक के द्वारा, एक किसके द्वारा होता है? एक रासायनिक कारक के द्वारा। तो इन्हें क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन जन कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? उत्परिवर्तन जन कहते हैं। उत्परिवर्तन जन कहते हैं, ठीक है। देखो उत्परिवर्तन जन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो क्या होगी यहाँ पे डेफिनेशन? उत्परिवर्तन जन की यहाँ पे डेफिनेशन देखो कि वे कारक या जिन कारकों के द्वारा उत्परिवर्तन को प्रेरित किया जाता है, उत्परिवर्तन को प्रेरित किया जाता है, वह उत्परिवर्तन जन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन जन कहलाते हैं। मतलब क्या होता है कि जिस कारकों के द्वारा उत्परिवर्तन को यहाँ पे प्रेरित किया जाता है, वो कारक आपके क्या कहलाते हैं? यहाँ पे उत्परिवर्तन जन कहलाते हैं। अब देखो अभी तक हमें एक तो क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे म्यूटेशन की डेफिनेशन से याद रखनी है। इसके अलावा इस म्यूटेशन की जो यूनिट है वो ध्यान में रखनी है। और ये जो म्यूटेशन का जो वर्ड है वो किसने दिया था?
और कौन से प्लांट पे इसने प्रयोग किया था। इसके अलावा ये जो जीन जो आपके उत्परिवर्तन होते हैं ये लाभदायक हानिकारक भी हो सकते हैं। उत्परिवर्तन जो है वो आपके वंशानुगत होते हैं। इसके अलावा क्या ध्यान में रखना, ये एक दिशा होते हैं, हमेशा एक ही दिशा में चलते हैं। और सेकेंड बात इसमें क्या हो जाएगी कि उत्परिवर्तन के प्रकार, दो प्रकार के, स्वतः और प्रेरित। स्वतः मतलब जो अपने आप ही होते हैं, जबकि प्रेरित मतलब किसी के द्वारा उसको प्रेरित किया जाता है। अब देखो भौतिक व रासायनिक कारकों के द्वारा इसको प्रेरित किया जाता, तो ये क्या हो जाएंगे आपके उत्परिवर्तन जन कहलाते। क्या कहलाते? उत्परिवर्तन जन, मतलब जिन कारकों के द्वारा उत्परिवर्तन को प्रेरित किया जाता है वो कारक आपके क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन जन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो ये उत्परिवर्तन जन है, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। अब देखो कौन कौन से दो प्रकार है यहाँ पे इस उत्परिवर्तन जन के। फर्स्ट नंबर जो इसमें प्रकार है वो प्रकार हो जाएगा इसमें, एक तो आपके भौतिक उत्परिवर्तन। कौन सा हो जाएगा? भौतिक उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन। एक कौन सा हो जाएगा? रासायनिक उत्परिवर्तन। देखो यहाँ पे उत्परिवर्तन दो प्रकार के, एक तो भौतिक और एक कौन सा होता है? रासायनिक, है ना। देखो भौतिक का मतलब होता है जिसमें भौतिक उत्परिवर्तन विकिरण प्रयोग की जाती है, जैसे कि एक्स विकिरण या फिर आप लिख सकते हो गामा विकिरण। अगर इनका प्रयोग किया जाता है भौतिक कारकों का, तो वो आपकी कौन सा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक उत्परिवर्तन जन कहलाता है। या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो बीटा, जो भी आपके गामा किरण है उनका भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो भौतिक कारकों के द्वारा किया जाने वाला उत्परिवर्तन कौन सा कहलाता है? भौतिक कारक, जिसमें भौतिक कारकों का प्रयोग किया जाता है। जबकि जो रासायनिक है यहाँ पे, रासायनिक उत्परिवर्तन मतलब जिसमें रसायनों का प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है? रसायनों का। जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हम कोई भी कीटनाशी काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? कृषि में जो कीटनाशी काम में लेते हैं, कृषि में जो कीटनाशी काम में लेते हैं, इन कीटनाशियों के द्वारा भी क्या हो सकता है? इन फसलों में क्या हो सकता है? आपके उत्परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? रासायनिक उत्परिवर्तन जन कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक उत्परिवर्तन जन। इतनी डिटेल्स आप इस उत्परिवर्तन में ध्यान रखना। अब देखो जो उत्परिवर्तन जन है इसके द्वारा जो प्रजनन की विधि है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रजनन की विधि में यहाँ पे आप ध्यान में रखना कि सबसे पहले कि प्रथम वर्ष में क्या करते हैं? उत्परिवर्तन जन से उपचारित बीजों को उचित दूरी पर बुवाई करते हैं। ये जो आपके पास मान लो ये बीज है, क्या है? बीज। ठीक है, इनको सबसे पहले तो क्या करते हैं? उत्परिवर्तन जन से उपचारित करते हैं। किससे उपचारित करते हैं? उत्परिवर्तन जन से क्या करते हैं? उपचारित करते हैं। उत्परिवर्तन जन कौन कौन से हो सकते हैं? या तो भौतिक उत्परिवर्तन जन या फिर रासायनिक है। इनके द्वारा क्या किया जाता है? बीजों को उपचारित किया जाता है। किसको उपचारित किया जाता है? बीजों को उपचारित किया जाता है। उपचारित करने के बाद में उनको क्या करते हैं? उचित दूरी पर उगाते हैं। उचित दूरी पर उगाया जाता है। ठीक है, ये देखो फर्स्ट ईयर में हमने M1 मतलब म्यूटेशन फर्स्ट। ठीक है, म्यूटेशन फर्स्ट में क्या क्या हमने कि जो बीज हमें थे उपचारित किए, किसके द्वारा? इस उत्परिवर्तन जन के द्वारा। उनको हमने उचित दूरी पर उगा दिया। अब देखो जैसे हमने उनको उचित दूरी पर उगाया तो दूसरे वर्ष में उनके क्या करते हैं? एकल पादप संततियाँ उगाते हैं। क्या करते हैं? ये हो गई आपके सेकेंड ईयर में। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? एकल पादप संततियाँ उगाते हैं। ये लो एकल पादप संततियाँ उगा दी, एकल पादप संततियाँ उगाते हैं। ठीक है, फिर थर्ड ईयर में क्या करते हैं? थर्ड ईयर में यहाँ पे थर्ड ईयर में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसमें उपज परीक्षण करेंगे। प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाता है। जो भी हमें बीज प्राप्त हुए, इन बीजों क्या का जो बीज प्राप्त हुए उनका क्या करते हैं? प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं। ठीक है, और प्रारंभिक उपज परीक्षण करने के बाद में उनकी संख्या में क्या करते हैं? गुणन करते हैं। ये भी उपज परीक्षण है। इस उपज परीक्षण के द्वारा उनकी संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि, जिसे क्या कहते हैं? गुणन। और गुणन के बाद में जो हमें बीज प्राप्त हुए हैं उन बीजों को क्या कर देते हैं? वितरित कर देते हैं। लास्ट में क्या कर देते हैं? वितरित कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? उत्परिवर्तन जन का मतलब कि हमारे पास कोई भी मान लो एक पौधा है। ठीक है, इस पौधे में हमारे पास अधिक उत्पादन नहीं प्राप्त हो रहा है इसमें, तो हम उत्परिवर्तन के द्वारा इसमें क्या करेंगे? जीनों में कुछ ऐसा परिवर्तन कर देंगे इन भौतिक या रासायनिक कारकों के द्वारा जिससे ये पौधा हमें अधिक उत्पादन देने लगे। क्या करने लगे? ये अधिक उत्पादन देने लगे। तो ये अधिक उत्पादन की जो प्रोसेस की जाती है इसमें
वो किसके द्वारा की जाती है, आपके उत्परिवर्तन के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, उत्परिवर्तन के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके उत्परिवर्तन का ये मेन टॉपिक था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको इतना ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा गुणसूत्रों में कि जो उत्परिवर्तन होता है ये कितने प्रकार का होता है, उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।